दोस्तों, आज आपको इतिहास में दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी की कहानी सुनाते हैं। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लंबे वक्त तक राज किया। जिसके पास लाखों लोगों की फौज थी, अपनी खुफिया एजेंसी थी, जिसके पास टैक्स वसूली का अधिकार था। आज दुनिया में भले ही अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे एप्पल या गूगल, मगर ये सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया की कंपनी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनाई गई थी। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दे दी थी। मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि ये कंपनी कारोबार की बजाय सरकार बन बैठी। एक दौर ऐसा भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया के तमाम देश थे। इस कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बंदरगाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों की बुनियाद रखी। ये ब्रिटेन में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया थी। भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की फौज थी। ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के तमाम देशों के लोगों की ज़िंदगी में दखल रखती थी। लोग चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कपड़े पहनते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। ज़रा ईस्ट इंडिया कंपनी की आज की गूगल या अमेज़न से तुलना करिए। साथ ही इनकी संपत्ति में टैक्स वसूलने की ताकत जोड़िए। ये भी कंपनी के पास अपनी खुफिया एजेंसी थी और लाखों की फौज भी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर किताब लिखने वाले निक रॉबिन्स कहते हैं कि इस कंपनी की आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से तुलना की जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत से ही अपनी फौज रखने की इजाज़त मिली हुई थी। यहाँ भी इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जैसे आज की चीज़ों का असर और दखल था। वो कहते हैं कि जैसे आज कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए हुक्मरानों नेताओं के बीच लॉबिंग करती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस दौर की सरकार से नज़दीकी रखती थी। नेताओं राजाओं को खुश करने की कोशिश में जुटी रहती थी। लेकिन ये कंपनी कैसी थी? क्या इसका भी मुख्यालय आज के गूगल या फेसबुक जैसी कंपनियों के शानदार दफ्तरों जैसा था? इसके मुलाजिमों की तनख्वाह कितनी मिलती थी? इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाने के लिए लोगों में होड़ मची रहती थी, मगर नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता था। किसी को भी नौकरी तब मिलती थी जब उसके नाम की सिफारिश कंपनी का कोई डायरेक्टर करे। कंपनी में ज़्यादातर मर्द ही काम करते थे, सिर्फ साफ सफाई के लिए महिलाएं रखी जाती थी। ब्रिटिश लाइब्रेरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज रखे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी संभालती है मार्गरेट मैकपीस। मार्गरेट मैकपीस बताती हैं कि कंपनी के छोटे मोटे कामों के लिए भी निर्देशक की सिफारिश पर ही नौकरी मिलती थी। कंपनी में कुल 24 निर्देशक थे। कंपनी में जितनी नौकरियां होती थी, उनसे कई गुना ज़्यादा नौकरी की अर्जियां आती थी। अगर निर्देशक की सिफारिश नहीं है तो किसी को भी नौकरी मिलना मुमकिन नहीं था। लंदन में कंपनी के हेडक्वार्टर में मुंशी या लेखक की नौकरी के लिए भी सिफारिश की ज़रूरत होती थी। किसको नौकरी मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करता था कि सिफारिश किसने की है। काबिलियत से ज़्यादा कनेक्शन की वजह से नौकरी मिलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ सिफारिश से काम नहीं चलता था, कंपनी को इसके लिए पैसे देने पड़ते थे। उस वक्त करीब 500 पाउंड, जो आज करीब $52,000 या करीब 33 लाख रुपये जितना बड़ा ओहदा, उतनी ही ज़्यादा गारंटी मनी देनी होती थी। इसके अलावा मुलाजिमों को अच्छे बर्ताव की गारंटी भी देनी पड़ती थी। आज बिना सैलरी के काम करना या काम करने के लिए पैसे देना बहुत खराब माना जाता है। कुछ कंपनियों को तो इसके लिए हर्जाना भी भरना पड़ा है। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी में कैरियर की शुरुआत बिना पैसे की नौकरी से ही होती थी। पहले तो 5 साल बिना तनख्वाह के काम करना पड़ता था, मगर 1778 में ये मियाद 3 साल कर दी गई। कई साल मुफ्त में काम करने के बाद जाकर कंपनी 10 पाउंड का मेहनताना देना शुरू करती थी। 19वीं सदी की शुरुआत होते होते कंपनी को खुद एहसास हुआ कि सिर्फ सिफारिश लाने वालों को नौकरी देने से कंपनी का भला नहीं होगा।
कंपनी ने 1806 में अपने लिए कर्मचारी तैयार करने के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज की शुरुआत की। हेलबरी में स्थित इस कॉलेज में कंपनी के मुंशियों बाबुओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पर कर्मचारियों को इतिहास, कानून और साहित्य के साथ हिंदुस्तानी संस्कृति, फारसी और तेलुगु जबानों की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। आज फेसबुक और गूगल के शानदार हेडक्वार्टर्स की दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। आखिर कैसा रहा होगा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ईस्ट इंडिया का मुख्यालय? ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लंदन में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय यकीनन आज के फेसबुक और गूगल के हेडक्वार्टर जैसा नहीं था, मगर अपने दौर के हिसाब से ये बेहद शानदार था। लंदन के लीडेन हॉल इलाके में स्थित कंपनी का मुख्यालय को 1990 में दोबारा बनाया गया था। इसके दरवाजे पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज थर्ड की जंग करते हुए मूर्ति लगी थी। इमारत का अंदरूनी हिस्सा किसी महल से कम नहीं था। दुनिया भर से लाए गए पत्थरों से जगमगाते हॉल और कमरे थे। कंपनी के कब्जे वाले शहरों की तस्वीरें भी लगी थी। जंग में जीते गए सामानों की भी नुमाइश कंपनी के मुख्यालय में जोर शोर से की जाती थी। कहीं शेर के शिकार करने की मूर्ति थी तो कहीं सिल्क और कहीं सोने से जड़ा टीपू सुल्तान का सिंहासन। लंदन में कंपनी के कई गोदाम थे जो कंपनी की ही तरह शानदार थे। ये इंग्लैंड के लोगों पर रौब दाब कायम करने के लिहाज से बनाए जाते थे, बहुत बड़े और शानदार। आज बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों के झपकी लेने के अड्डे मुहैया कराती है, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने दौर में कर्मचारियों के रहने का भी इंतजाम करती थी। बहुत से कर्मचारी इसके लंदन के दफ्तर के कंपाउंड में ही रहते थे। कुछ लोगों को इसके लिए पैसे देने पड़ते थे तो कुछ लोगों को ये सुविधा मुफ्त में मिलती थी। कंपनी की सुविधा का बेजा इस्तेमाल करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी। कंपनी के इंग्लैंड के बाहर के दफ्तरों में काम करने वालों को भी रहने की सुविधा मिलती थी। कर्मचारी हमेशा अपने सीनियर्स की निगाहों में रहते थे। अनुशासन सख्त था। शराब पीकर किसी को बदसलूकी करने पर कर्मचारियों को कैद में रखा जाता था। विदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के ठिकाने अलग तरह के होते थे। जैसे सूरत में कंपनी की फैक्ट्री के साथ ही चर्च, लाइब्रेरी और हमाम था। वहीं जापान के हिराडों में बाग थे और स्विमिंग पूल भी होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वालों को खाना भी दिया जाता था। जैसे ही मुलाजिम दफ्तर आते थे उन्हें नाश्ता दिया जाता था। विदेश में कंपनी के ठिकानों में लोगों को खाना दिया जाता था। हालांकि खर्च में कटौती के नाम पर यह सुविधा 1834 में बंद कर दी गई थी। 1689 में सूरत की फैक्ट्री का दौरा करने वाले अंग्रेज पादरी जॉन ओविंगटन ने लिखा था कि वहां पर एक भारतीय, एक अंग्रेज और एक पुर्तगाली रसोइया थे। इसका मकसद था कि सबको अपनी पसंद का खाना मिले। लोगों को मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का खाना मुहैया कराया जाता था। इतवार को खाने की वैरायटियां बढ़ जाती थी। सूखे मेवों जैसे पिस्ते, बादाम और किशमिश पर काफ़ी जोर दिया जाता था। बाहर से आने वाले किसी नामचीन शख्सियत की खूब आवभगत होती थी। इस पर काफ़ी पैसे खर्च किए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को शराब तो खुलकर मुहैया कराई जाती थी। इंडोनेशिया के सुमात्रा में कंपनी के 19 कर्मचारियों ने एक साल में 894 बोतल वाइन, 600 बोतल फ्रेंच शराब, 294 बोतल बर्टन अले, 2 पाइप और 42 गैलन मदेरिया, 274 बोतल चाड़ी और 164 गैलन गोवा की शराब गटक ली थी। कंपनी को जब इस बात का पता चला तो उसने ये जानने की कोशिश की कि कहीं इतनी शराब पीकर कर्मचारी आपस में झगड़ा तो नहीं कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन बंदरगाह में एक छोटा सा पब खोला गया था जिसमें कड़ी शर्तों के साथ बियर और शराब बेची जाती थी। लंदन में कंपनी की अपनी जेल भी थी। आज तमाम कंपनियां अपने कर्मचारियों को तरह तरह की सुविधाएं देती हैं। कोई विदेश यात्रा का कूपन देती है तो कोई कंपनी कंसर्ट के टिकट मुफ्त बांटती है। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी विदेश जाने वाले अपने कर्मचारियों को अपना कारोबार अलग से करने की मंजूरी देती थी। उन्हें कंपनी के जहाज़ पर अपना निजी सामान लादकर स्वदेश लाने की भी इजाज़त दी जाती थी। ये आज के टूर पैकेज या कंसर्ट के टिकट से कहीं बड़ी रियायत थी। ऐसी रियायतों से किसी कर्मचारी का अपना अच्छा खासा फ़ायदा होता था। किसी एक विदेश टूर में हुई कमाई से कंपनी के कर्मचारियों की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की ज़िंदगी भी बन जाती थी।
वहीं कंपनी को भी सैलरी और बोनस के तौर पर कम पैसे खर्च करने पड़ते थे, जिससे कंपनी का भी काफ़ी फायदा हो जाता था। कंपनी के कर्मचारियों को अपनी ही कंपनी के शेयर के कारोबार में हिस्सा लेने की इजाज़त थी। ये फायदे का सौदा था। कर्मचारियों के पास आम लोगों से ज़्यादा जानकारी होती थी, जिसका फ़ायदा वो शेयर की खरीद और फरोख्त के दौरान लेते थे। विदेशी कर्मचारियों को अक्सर महंगे तोहफे दिए जाते थे, जैसे गहने, सिल्क के कपड़े मिलते थे। साथ ही जमींदार, नवाब जैसे लोग इन कर्मचारियों को महंगे महंगे तोहफे दिया करते थे। अपने लंबे इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छे और बुरे दोनों दौर देखे। भ्रष्टाचार और हेराफेरी और खराब मैनेजमेंट के आरोप भी लगे। 1764 के बाद कंपनी ने एक खास कीमत से ज़्यादा के तोहफे लेने पर रोक लगा दी थी। 18वीं और 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों में थे। कोई जितना ज़्यादा वक्त कंपनी में गुजारता था, उसकी उतनी ही ज़्यादा सैलरी होती थी। 1815 में क्लर्क की तनख्वाह सालाना 40 पाउंड यानी आज के करीब 29,000 पाउंड से शुरू होती थी। कंपनी में 11 से 15 साल काम करने के बाद यही सैलरी 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। 1840 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क की तनख्वाह किसी आम मजदूर से 12 गुनी ज़्यादा थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छी खासी पेंशन भी देती थी। 40 साल काम करने वाले को सैलरी का 3/4 हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था। वहीं 50 साल काम करने वाले मुलाजिम को सैलरी के बराबर पेंशन दी जाती थी। आज कंपनियां अपने कर्मचारियों को कई तरह से छुट्टियां देती हैं, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी में छुट्टियों के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। किसी भी कर्मचारी की छुट्टी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी लेनी होती थी। ये बात अलग है कि उस दौर में आज से ज़्यादा सरकारी छुट्टियां होती थी। हालांकि 1817 में सरकारी छुट्टियों में काफ़ी कटौती की गई। कर्मचारियों को सिर्फ क्रिसमस की छुट्टी की इजाज़त थी। साथ ही कर्मचारियों को उनके काम के साल के हिसाब से 1 से 4 दिन की छुट्टी दी जाने लगी थी। आज अमेरिका में केवल आधे लोग ही अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं। वहीं फ्रांस में केवल 43% और जर्मनी में 34% लोग नौकरी से खुश हैं। सोचिए, आज से 200 साल पहले अपनी नौकरी के बारे में लोग क्या सोचते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को अपनी नौकरी से कितनी संतुष्टि थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कर्मचारी जिन्हें विदेश यात्रा करनी पड़ती थी, उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल थी। हादसे, बीमारियां, जंग, सबके सब मौत के मुंह में धकेलने वाले खतरे थे। एक अंदाजे के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी के एशिया में तैनात आधे कर्मचारियों को अपनी नौकरी के दौरान जान गंवानी पड़ी थी। इंग्लैंड में काम करने वाले कर्मचारी अपनी नौकरी से बोर होते थे। कुछ तो इतने बोर हो जाते थे कि काम ही नहीं करते थे। इस बारे में कंपनी के एक कर्मचारी चार्ल्स लेब ने अंग्रेज कवि विलियम वर्ड्सवर्थ को चिट्ठी लिखी थी और खुलकर अपनी बोरियत का इजहार किया था। नौकरी से बोर होने के बावजूद भी उसने 3 साल ज़्यादा काम किया और 8 साल पेंशन भी ली थी। इन बातों से साफ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, लेकिन आज जैसी एमएनसी नहीं। इसके पास ताकत थी, पैसा था, सेना थी, जासूसी विभाग था। इसने भारत समेत कई देशों में अंग्रेजों का राज स्थापित किया था। मगर हर चीज़ का एक दौर होता है। 1857 में भारत में बगावत के बाद कंपनी का बुरा दौर शुरू हुआ। 1874 में अंग्रेज सरकार ने कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही इतिहास से जुड़ी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉलेज के पर्पज़ से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट